इकोनॉमिक्स में यहाँ तक हम लोगों ने कवर किया था कि इकोनॉमिक्स का बेसिक डेफिनेशन क्या होता है, माइक्रो मैक्रो में क्या डिफरेंस है, एग्जांपल के साथ हम लोगों ने कवर किया था। फिर हम लोगों ने देखा इंडियन इकोनॉमी का फीचर्स, जैसे इंडिया का पर कैपिटा इनकम लो है वर्ल्ड के कंपैरिजन में, इनक्वालिटीज़ है, एग्रीकल्चरल सेक्टर का डोमिनेंस ज़्यादा है, पॉपुलेशन ग्रोथ हाई है, और इसमें हम लोगों ने पढ़ा था थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, वो भी हम लोग देखा था। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आए थे कि टाइप ऑफ इकोनॉमी, कि सोशलिस्ट क्या होता है, कैपिटलिस्ट क्या होता है, मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है, इंडिया कौन सा, इंडिया मिक्स्ड वन है। तो हम लोगों ने सारा कुछ ये सब कर रखा है। तो आगे बढ़ेंगे। आज पढ़ेंगे हम लोग जो 3 बेसिक फीचर्स है, इनइक्वालिटी, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी। ठीक है, वही करेंगे आज स्टार्ट हम लोग। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हम लोग करेंगे आज इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी क्या होता है? इनइक्वालिटी बेसिकली होता है डिफरेंस इन इनकम्स। क्या होता है? रेफर्स टू डिफरेंस इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, डिफरेंस इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, बिटवीन वेरियस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। ठीक है, तो सोसाइटी में या इकोनॉमी में अलग अलग सेक्शंस के जो इनकम है और जो एक्सपेंडिचर है, तो वो डिफरेंट है, और उसमें कितना का डिफरेंस है, तो वही शो करता है हमारा इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने देखा था, कल ये पढ़ा था कि टू अराउंड 1 to 2% पॉपुलेशन के पास ऑलमोस्ट मैक्सिमम वेल्थ है। ठीक है, सो तो इसमें इसको मेजर करने का बहुत सारा टूल्स है। ठीक है, जो इकोनॉमिक्स ने डिजाइन किया है बहुत सारा। तो सबसे पहला टूल जिससे हम मेजर करते हैं कि इनइक्वालिटी कितना है, मतलब हाउ मच, तो वो है अपना पहला क्वांटाइल रेशियो। क्या है क्वांटाइल रेशियो? ये क्या होता है? ये होता है, इसको हम लोग कैसे करते हैं कैलकुलेट? तो इसको हम लोग करते हैं कैलकुलेट इनकम ऑफ टॉप 20% डिवाइडेड बाय इनकम ऑफ बॉटम 40%। इसका मतलब ये है कि जो कंट्री में टॉप 20% रिचेस्ट लोग हैं, उनका सारा इनकम का सम डिवाइडेड बाय जो कंट्री में यहाँ पे सॉरी यहाँ पे टॉप 20 होगा, 40 नहीं होगा, टॉप 20। ठीक है, और उसके बाद डिवाइडेड बाय जो कंट्री में जो पुअरेस्ट 20% पॉपुलेशन है, उनका ओवरऑल वेल्थ। तो उन दोनों का जो रेशियो है वो क्या है? क्वांटाइल रेशियो। ठीक है, इससे हम लोग को चलता है पता है कि इस रेशियो में जो भी आता है रिजल्ट, तो उससे हमें ये चलता है पता है कि किस लेवल तक इनक्वालिटी है इनकम का। इंडिया में ये एक्चुअली डाटा तो चेंज होता रहता है, जो अभी है वो बाद में शायद हो जाए चेंज। तो शायद मेरे हिसाब से इंडिया में अभी 5.6% है क्वांटाइल रेशियो। ठीक है, और ये चेंज हो सकता है, या हो सकता है कि अलग अलग जगह अलग अलग डेटा हो, बट यही समझो अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो इसे कैसे करते हैं मेजर? ऐसे मेजर करते हैं हम लोग इनकम ऑफ टॉप 20% रिचेस्ट पीपल का डिवाइडेड बाय इनकम ऑफ बॉटम, यानी कि पूरेस्ट 20% का इनकम, जो उसका जो सम है वो टोटल। ठीक है, तो उसको करते हैं डिवाइड, तो उससे निकलता है ये। तो फिर भी ये जो क्वांटाइल रेशियो, ये हमें एग्जैक्ट फिगर नहीं देता है कि मतलब जिसको मैं बोलूँ कि जो एक्यूरेट है वो एक्यूरेटली हमें ये नहीं बतलाता है कि एक्चुअल में डिफरेंस कितना है इनकम का। ठीक है, तो ये जो सीवियरिटी है उसको शो नहीं करता है। तो फिर हम एक और रेशियो है, एक और टूल है जिससे हम लोग करते हैं मेजर इसको, इनक्वालिटी को। तो उसका क्या है नाम? पाल्मा रेशियो।
पाल्मर रेशियो भी क्या काम करता है कि इनइक्वालिटी को मेजर करता है, ठीक है। तो देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये नहीं है इंपॉर्टेंट कि इसका वैल्यू कितना है, ये 6 है, 7 है या 5 है, ठीक है। एग्जाम्स में जो आएगा कि वो आएगा कि क्वांटाइल रेशियो क्या होता है, तो ठीक उसमें ऑप्शन रहे कि इनकम ये इनकम बॉटम 20, यहाँ पे ऑप्शन आएगा बी बॉटम 40, यहाँ पे यहाँ जाएगा, तो ये इसमें चेंज हो सकता है। तो ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि होता क्या है क्वांटाइल रेशियो, इसको कैसे करते हैं मेजर, ऐसा जो। और डेटा पे ध्यान देना, डेटा क्या है वो कभी एग्जाम में नहीं आता, ठीक है, कि कितना है ये क्या है, ऐसा कुछ नहीं आता। दूसरा क्या है पाल्मर रेशियो, पाल्मर रेशियो भी सिमिलरली है इसके जैसे ये करते हैं कैलकुलेट, बस थोड़ा इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इनकम ऑफ टॉप 20 तो हम लोग लेते हैं, बट बॉटम 20 नहीं लेते हैं हम लोग, यहाँ पे लेते हैं इनकम ऑफ बॉटम 40। इससे क्या होता है फायदा, इससे एक फायदा ये है कि जो पुअरेस्ट जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा इसमें हो रहा है कवर, 40% हो रहा है कवर, और तो इससे क्या होगा कि इससे एक मैच आएगा, एक सेंस ऑफ सॉर्ट ऑफ एक्चुअल फिगर आएगा कि टॉप 20 के पास जितना वेल्थ है टोटल डिवाइडेड बाय, या इनकम है जितना टोटल डिवाइडेड बाय टॉप बॉटम 40 के पास जितना है, उससे हमें ज्यादा एक्यूरेट फिगर मिलेगा कंपेयर टू दिस वन, ठीक है। तो ये है दूसरा अपना पाल्मर रेशियो, ठीक है। क्वांटाइल रेशियो हो गया, पाल्मर रेशियो हो गया, ठीक है। उसके बाद एक और है, एक और कॉन्सेप्ट है यहाँ पे जिसको हम लोग बोलते हैं, एक और कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है जो इनइक्वालिटी नापता है, ऑफ कोर्स, लॉरेंस कर्व। लॉरेंस कर्व क्या होता है, तो लॉरेंस कर्व एक ग्राफ है जो कि इनइक्वालिटी को शो करता है। जैसे ये है एक ग्राफ का वाई एक्सिस और ये है ग्राफ का एक्स एक्सिस, और इधर क्या है ग्राफ में, इधर क्या है, नीचे है 0, 10%, 20%, 30%, सो ठीक है, 100, ठीक है। ये क्या है, ये है परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन। तो इस तरफ से हम लोग, ये है पुअर, मतलब ये है यहाँ से यहाँ तक होगा तो हो गया 10% पुअर पॉपुलेशन, यहाँ से यहाँ 20% पुअर पॉपुलेशन, यहाँ से यहाँ 30% पुअर पॉपुलेशन। तो ये इस चीज ग्राफ में गया पे है, और जो वाई एक्सिस है उस पर क्या शो हो रहा है, उस पर शो हो रहा है इनकम, मतलब परसेंटेज ऑफ इनकम कितना एक्यूमुलेट किया है। और ये जो बीच का लाइन है जो बिल्कुल जा रहा है सेंटर, ये है लाइन ऑफ एब्सोल्यूट इक्वालिटी। इसको हम ज्वाइन करेंगे, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। तो देखो ये हो गया, यहाँ पे क्या है 100% पुअर। तो ये है लाइन ऑफ एब्सोल्यूट इक्वालिटी, क्या उसको क्या बोलते हैं, जो लाइन बीचों बीच आ रहा है इस ग्राफ को, इसको क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ एब्सोल्यूट इक्वालिटी, ठीक है। इसका मतलब ये है सिंपल सा बात कि कोई ऐसा, मतलब ये रियल केस में ऐसा नहीं होता है, मतलब कोई ऐसा कंट्री हो जिसमें लॉरेंस कर्व जो है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो, इसका मतलब ये है कि जितना परसेंट पॉपुलेशन उतना परसेंट उसके पास इनकम है। देखो ये भी 10, 20, 30, 40, ऐसे मान लो 20 है, अगर ये लाइन यहाँ है तो देखो क्या आ जाएगा, ठीक है, 20, 10, मतलब 20% पॉपुलेशन है, 20% ऑफ इनकम। तो ये ऐसा वाले केस में आता है कि जितना
पॉपुलेशन का परसेंटेज है उतना ही उसको इनकम भी है, ठीक है। तो ये ऐसा, ये रियल केस नहीं है, ठीक है। ये मतलब ऐसा इमेजिनरी केस है, ऐसा किसी कंट्री में नहीं होता है कि सबके कि बिल्कुल सबका इनकम इक्वल है, ठीक है। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इंडिया के केस में क्या है, इंडिया के केस में जो कर्व ऊपर वैसा है कुछ, देखो ये कर्व ऐसा है, और ये जो कर्व है इसी को बोलते हैं हम लोग लॉरेंस कर्व। क्या बोलते हैं? लॉरेंस कर्व। और ये जब ये कर्व स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, ठीक है, जब ये कर्व स्ट्रेट लाइन हो जाएगा तब हम लोग बोलेंगे कि कंट्री में आ चुका है अब्सोल्यूट इक्वालिटी, सबके पास इक्वल वेल्थ है। बट ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो ये एक हाइपोथेसिस है, ठीक है, लॉरेंस कर्व। और इसी के साथ एक और पॉइंट है, इसका नाम है गिनी कोफिशिएंट, GINI, गिनी गिनी कोफिशिएंट। गिनी कोफिशिएंट है वो इनइक्वालिटी को मेजर करता है विद द हेल्प ऑफ लॉरेंस कर्व। उसका फार्मूला क्या होता है? उसका फार्मूला होता है कि ये एरिया जो है, ये जो एरिया जो कवर कर रहा है कर्व इस लाइन से, ये जो मैंने अभी ऐसे किया, ये किया है, शेड किया है, तो ये क्या है? एरिया बिटवीन 45 डिग्री लाइन। 45 डिग्री लाइन कौन सा है? ये वाला। एंड कर्व, कर्व कौन सा है? ये वाला कर्व, डिवाइडेड बाय एरिया बिलो, टोटल एरिया बिलो 45 डिग्री लाइन, ठीक है। तो ये एरिया देखो, ये एरिया जितना ज्यादा होगा, ये जो एरिया है, ये एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ही क्या होगा? इनकम इनक्वालिटी ज्यादा होगा, ठीक है। तो जो कि अच्छा नहीं है। तो और जो गिनी कोफिशिएंट है वो हमें ये बतला रहा है कि उसका कि इनक्वालिटी का सीवियरिटी क्या है, मतलब एरिया ऑफ दिस डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ होल, ये पूरा, ठीक है। तो दिस डिवाइडेड बाय ये पूरा, तो ये एरिया जितना कम होगा उतना अच्छा होगा, उतना उतना जो है इनकम इनक्वालिटी कम होगा। तो लॉरेंस कर्व यही था कि जो कि इनक्वालिटी का को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में शो करता है, और इसी के हेल्प से गिनी कोफिशिएंट है वो हमें ये बतलाता है कि इनकम इनक्वालिटी कितना ज्यादा है, उसका सीवियरिटी क्या है, ठीक है। क्लियर हो गया अच्छी तरह? एक बार उसको देख लो, ठीक है, या उसको स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोगों ने पढ़ा कि इनकम इनक्वालिटी क्या होता है, उसको हम लोग कैसे करते हैं मेजर, क्वांटाइल रेशियो क्या होता है, पाल्मर रेशियो क्या होता है, लॉरेंस कर्व कैसे शो करता है, और उसके बाद गिनी कोफिशिएंट क्या होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। डाटा पे ध्यान नहीं देना है कि गिनी कोफिशिएंट का वैल्यू कितना है, G=8 है, या पाल्मर रेशियो कितना है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। वो तुम चाहो तो तुम देख लोगे इंटरनेट से, बट वो कभी एग्जाम में नहीं आएगा, ना मेंस में आएगा ना प्री में आएगा, ठीक है। बस ये आ सकता है कि कैसे करते हैं मेजर, ऐसा आ सकता है क्वेश्चन कि डिफाइन हाउ प्रोबेबिलिटी इज मेजर्ड इन इंडिया, तो ऐसा आ सकता है, तो उसमें तुमको ये सब रखना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी इसी के साथ हमारा प्रोबेबिलिटी एंड होता है। अब हम आते हैं नंबर 2 पे, अनएम्प्लॉयमेंट, जो दूसरा समस्या है, सोशो इकोनॉमिक इशू है। क्या है दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सोशो इकोनॉमिक इशू? अनएम्प्लॉयमेंट, है ना। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? तो इसको हम लोग बोल सकते हैं, इट इज अ सिचुएशन इन विच अ पर्सन एबल एंड विलिंग टू वर्क एट ए प्रिविलेज्ड वेज रेट बट फेल्स टू गेट अ जॉब। मैं लिखता हूँ उसको, ठीक है। इट इट इज अ सिचुएशन इन विच ए पर्सन एबल एंड willing to work at privileged wage rate
बट फेल्स टू गेट अ जॉब, तो वो पर्सन क्या होगा? अनएम्प्लॉयड कहलाएगा। अनएम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड कौन कहलाएगा? जो पर्सन जो सक्षम है, जो एबल है काम करने के लिए, और वो चाह भी रहा है कि मुझे काम मिले, एबल भी और चाह भी रहा है, बट इन दैट केस उसको अगर वर्क नहीं मिलता है, जॉब नहीं मिलता है उसके मन चाहा अवेज रेट पे, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा अनएम्प्लॉयड। ठीक है, अनएम्प्लॉयड कहलाएगा। क्लियर हो गया इसका डेफिनेशन? तो दोनों इंपॉर्टेंट है, एक तो उसको काम करने को उसको इच्छा होना चाहिए, विलिंगनेस होना चाहिए, दूसरा वो एबल होना चाहिए कि वो काम करने के लायक भी है कि नहीं। ठीक है, अच्छा, इसमें हम लोग जो वॉल्यूंटरी अनएम्प्लॉयमेंट को काउंट नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या है? इसमें हम लोग वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट को काम नहीं करेंगे। जैसे इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो कि मैंने बीटेक कर लिया, ठीक है, मैंने कर लिया इंजीनियरिंग, और मुझे जॉब मिल रही है अच्छी अच्छी कंपनी में, HCL में या फिर कहीं भी, तो मैं जॉब नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं यूपीएससी की कर रहा हूँ प्रिपरेशन, तो उसमें मुझे मान लो कि 2 साल और 3 साल लग गए, तो इस बीच तो मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, इसमें तो मुझे कोई इनकम नहीं आ रहा है, बट क्या मैं विलिंगली अनएम्प्लॉयड हूँ? हाँ, मैं विलिंगली अनएम्प्लॉयड हूँ, मतलब मैंने अपने मर्जी से ये छोड़ के, जॉब छोड़ के और ये चुना है, तो इसमें मुझे कोई सैलरी नहीं आएगा, इसमें भी मैं घर में हूँ, बैठा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, तो इसमें तो मैं अनएम्प्लॉयड काउंट नहीं होऊंगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि विलिंगनेस मेरे अंदर है कि मैं काम ना करूँ, ठीक है, मैं कुछ और काम कर रहा हूँ, तो ये हो गया, तो ये क्या हो गया? ये हो गया मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, बट मैं अनएम्प्लॉयड काउंट नहीं हूँ। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके। और अगर ऐसा होता है कि मैं ये यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं करता और HCL में ही जॉब खोजता, बट मुझे HCL में जॉब नहीं मिलता, या किसी कंपनी में नहीं मिलता बीटेक करने के बाद भी, तो मैं होता अनएम्प्लॉयड। ठीक है, ये बात बहुत क्लियर होना चाहिए कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। ओके, तो हाँ, अनएम्प्लॉयड। अब हम लोग पढ़ते हैं कि अब हम लोग उसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं डिटेल्स। एक और इसका टर्म है लेबर फोर्स, वर्क फोर्स। ठीक है, लेबर फोर्स। लेबर फोर्स क्या होता है? लेबर फोर्स के अंदर 15 से 59 साल तक के सारे मेल या फीमेल आते हैं। ठीक है, जो काम करने के लिए सक्षम भी हैं एंड काम करना चाहते भी हैं। ठीक है, तो वो किस में आएंगे? वो आएंगे लेबर फोर्स में। तो इन्हें काम मिला है या नहीं मिला है, वो उसमें वो नहीं है इम्पोर्टेंट। अगर काम नहीं भी मिला है, बट कोई अगर सिर्फ सक्षम है और चाहता है काम करना, और वो 15 से 59 साल के बीच का है, तो वो लेबर फोर्स में काउंट होगा, लेबर फोर्स में। ठीक है, ये हो गया अपना लेबर फोर्स। ठीक है, तो लेबर फोर्स का क्या होता है? लेबर फोर्स का एक रेशियो होता है, एक उसका फॉर्मूला होता है मेजर करने का, उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, कि कंट्री में कितना लेबर फोर्स पार्टिसिपेट कर रहा है हर साल। ठीक है, जैसे कि मतलब कहने का मतलब कि कितना लोग 15 से 59 साल के बीच है और काम करने के लिए एबल भी है और चाह भी रहा है काम करना, और वो हर साल कितना इंक्रीज कर रहा है, उसी को हम लोग करते हैं मेजर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट से। ठीक है, तो इसका क्या होता है फॉर्मूला बताओ? लेबर फोर्स जो भी है, मतलब ये जो मैंने पढ़ाया अभी, ये सारे लेबर फोर्स जितने भी होंगे, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, जो भी है, डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, जितना टोटल पॉपुलेशन, मतलब इसमें क्या आ गया? इसमें आ गया वैसे लोग, मेल या फीमेल, जो 15 से 59 साल के बीच हैं और जो काम करना चाहते हैं और काम करने के सक्षम भी हैं। ठीक है, तो वो हो गया, वो टोटल हो गया लेबर फोर्स। ठीक है, और इसमें
काम मिलना नहीं इम्पोर्टेंट, काम वो काम कर रहे हैं, जॉब है उनको तो भी इसमें अकाउंट होगा, और जॉबलेस है तो भी इसमें अकाउंट होगा। वो लेबर फोर्स है, ठीक है, इनटू 100, इससे हम लोग करते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन फोर्स। अच्छा, अब क्या होता है, अब एक होता है वर्क फोर्स। वर्क फोर्स वो है जो काम कर रहा है, इसमें वो आदमी काउंट नहीं होगा जो काम नहीं कर रहा है। क्लियर हो गया? इसमें क्या हो गया, ये हो गया वर्किंग पॉपुलेशन, जो हो गया जो काम कर, जिसको जॉब मिला हुआ है, ठीक है, डिवाइडेड बाय लेबर फोर्स। तो क्या हम लोग किया यहाँ पे, देखो वर्क फोर्स का क्या होता है फॉर्मूला, कि जितने आदमी को जॉब मिला हुआ है, जो आदमी जॉबलेस नहीं है, जिसको काम मिला है, वो वर्किंग पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय लेबर फोर्स। लेबर फोर्स में दोनों आता है, जॉब जिसको है वो भी, और जॉबलेस को, और जिसको जॉब नहीं है वो भी आता है। तो और इनटू 100, तो इससे हम लोग को क्या मिलेगा, इससे हम लोग को मिलेगा वर्क फोर्स का परसेंटेज, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई है। क्लियर हो गया? तो हम लोग, इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि लेबर फोर्स एक ब्रॉड टर्म है। क्या है? लेबर फोर्स एक ब्रॉड टर्म है। लेबर फोर्स क्या होता है, इसके अंदर आएगा वर्क फोर्स, मतलब जो काम कर रहा है, प्लस अनएम्प्लॉयड। क्लियर है? वर्क फोर्स मतलब एम्प्लॉयड, और ये क्या है, अनएम्प्लॉयड, ठीक है। बट इन दोनों केस में वो काम करने में एबल होना चाहिए और काम करने में विलिंग होना चाहिए, मतलब उसकी इच्छा होना चाहिए। तो वो काउंट किस में होगा, लेबर फोर्स में। क्या अच्छी तरह क्लियर है बात को? क्या अच्छी तरह बात क्लियर है? ओके। लेबर फोर्स, वर्क फोर्स, और हम लोगों ने नापा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। ओके, ऑल राइट। चले जाओ चले जाओ चले जाओ, तुम देख दो, आज चले जाओ, कहीं चले जाओ। अच्छा, सॉरी गाइस फॉर द डिले। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कि अनएम्प्लॉयमेंट के कितने टाइप्स हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के कितने टाइप्स हैं। तो पहला टाइप है उसका, सारा इंपॉर्टेंट, ठीक है, सारा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला टाइप क्या है, अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इसमें क्या होता है कि ए पर्सन जो जॉब कर रहा है, जो काम कर रहा है, बट अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से छोटा काम कर रहा है, ठीक है। जैसे कि कोई जिसके पास बहुत डिग्री है, जो MBA है मान लो, ठीक है, जो PhD है, बट वो काम कर रहा है एक स्वीपर का। और ऐसा होता भी है रियल लाइफ में भी। ऐसा हम लोग देखते भी, क्योंकि हम जब कोई वैकेंसी आती है कोई गवर्नमेंट जॉब की, चाहे वो स्वीपर की कहानी हो, तो उसमें PhD लोग भी अप्लाई कर देते हैं आजकल। तो ये है कंडीशन, क्योंकि उनको उनके हिसाब से जॉब नहीं मिल रही है वहाँ पे, तो वो कुछ भी करने को मजबूर हो जाते हैं।
तो ऐसा कोई भी हो सकता है कि कोई MBA होके कोई छोटा सा दुकान खोलने चाहे का, तो कंडीशन बहुत ऐसा हो सकता है, तो इसको क्या बोलते हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट। क्या बोलते हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अंडर एम्प्लॉयड क्यों, क्योंकि आप अपने जो क्वालिफिकेशन है उससे बहुत छोटा काम कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट। नंबर 2, या फिर आपको बहुत कम पैसा मिल रहा है, या मान के चलो कि आपके पास अच्छा डिग्री है, अच्छा नॉलेज है, और आपको मिल रहा है 10,000 पर मंथ, तो ये बहुत कम पैसा है, तो क्या है, अंडर एम्प्लॉयमेंट। दूसरा दूसरा एक जो टाइप है उसका वो क्या है, दूसरा है डिसगाइज डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। क्या है, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है, एक तरह से हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि कोई मान लो खेत है, फार्म है, तो उसमें एक फैमिली के 4 लोग या 5 लोग काम कर रहे हैं, एक ही फैमिली के। ठीक है, ये एक्चुअली एग्रीकल्चरल सेक्टर में ज़्यादा देखा जाता है, जहाँ पे खेत वेले, जहाँ विलेज है, गाँव, वहाँ पे तो वो खेत में जो है, खेत में नीड 2 ही लोग का है। 2 ही लोग खेत को यहाँ पे काम करने के लिए सफिशियंट है, बट एक फैमिली के 5 लोग काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक तो इनकी मतलब इनके बच्चे 5 हैं, या फिर घर में एक्स्ट्रा मेंबर हैं, तो वो भी आके इसी के खेत में काम करते हैं। तो अब नीड है 2 का, बट काम कर रहे हैं 5, तो जो रेस्ट 3 जो जो एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, तो वो उनका जो उनको ऐसा लगता है कि वो एम्प्लॉयड है, बट इसके हिसाब से वो क्या है, वो हिडन अनएम्प्लॉयड है, मतलब वो डिसगाइज अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, कि अगर कहीं पे, या फिर एग्जांपल और मैं दूं तो कोई फैक्ट्री है, वहाँ पे अगर नीड है 20 वर्कर्स का, और वहाँ काम कर रहे हैं 25 वर्कर्स, जो एक्स्ट्रा 5 कर रहे हैं, वो क्या है, वो अनएम्प्लॉयड है, डिसगाइज फॉर्म में। क्लियर हो गया बात? अच्छा, उसके बाद एक और है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट ये क्या होता है, तो ये होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन जिसका काउज हो स्कार्सिटी ऑफ कैपिटल। ठीक है, इन एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ रिक्वायर्ड स्किल्स एंड लेबर्स। कि अगर मान लो कि मैं अगर इसका एग्जांपल दूं कि कोई अगर मान लो कि विलेज है, क्या है, विलेज में रोड नहीं है। ठीक है, विलेज में कोई इंडस्ट्री नहीं है, विलेज में कोई फैक्ट्री नहीं है, विलेज में कोई या मान लो कि विलेज में कोई रिवर है, तो रिवर में कोई डैम नहीं है, या ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है जो कि रोजगार पैदा कर सके, तो उसके कारण जो अनएम्प्लॉयमेंट आता है उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब ड्यू टू लैक, इन शॉर्ट लैक ऑफ रिसोर्स, जहाँ पे रिसोर्स का कमी है, लैक ऑफ रिसोर्स, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके कारण जो अनएम्प्लॉयमेंट आता है, तो वो क्या है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो ऐसा ऐसा रूरल एरिया में ज़्यादा दिखता है, क्योंकि शहर में तो बिल्डिंग भी है, रोड भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, इंडस्ट्री भी है, सब कुछ है, तो वहाँ पे काम का कमी नहीं होता, काम वहाँ पे हमेशा अवेलेबल रहता है, तो वो यहाँ पे स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है। बट जो गांव का एरिया है, जो थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया है, वहाँ पे ये काफ़ी देखने को मिलता है। स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट के बाद आते हैं हम लोग सीजनल एम्प्लॉयमेंट। ये क्या होता है, देखो, ये ऐसा होता है कि सीजन के चेंज होने से ये आता है अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे मैं बोलूँ कि मान लो कोई आम का वेंडर है, जो आम का ही काम करता है, आम का वेंडर है, या कोई फ्रूट्स का वेंडर है, तो जनरली क्या होता है कि वो
एक सीजन में ही उसका काम चलेगा, जैसे समर सीजन में। बट विंटर सीजन में उसका ये काम नहीं चलेगा। हो सकता है कि वो कुछ और काम करे, बट वो इसके हिसाब से जो वो एम्प्लॉय जो जिसमें वो इन्वॉल्व था जिस काम में, वो काम उसको विंटर में नहीं मिलेगा, तो उसके हिसाब से वो क्या है, वो अनएम्प्लॉयड है। और ये क्यों होता है? ये होता है ड्यू टू चेंज ऑफ सीजन, ठीक है। और इसका मैं और एग्जांपल दूं, जैसे कि मान लो कि नवरात्रा में, जब नवरात्रा का टाइम आता है तो फिर दुकान में क्या मिलता है, या फिर आप देखोगे कि लोग फूल बेचते हैं, या फिर आप किसी होटल में जाओगे तो वहाँ पे अलग टाइप का बिना नमक बिना प्याज का थाली मिलता है, तो लोग ढाबे लगाते हैं, तो वो भी एक सीजन तक ही है, इसके बाद वो हो जाता है खत्म। तो ये क्या, वो जैसे सीजन आता है उसका, तो वो एम्प्लॉयमेंट ऑन हो जाता है, और जैसे वो सीजन खत्म होता है तो वो एम्प्लॉयमेंट ऑफ हो जाता है। इसी को बोलते हैं हम लोग सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। क्या बात क्लियर है? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के बाद हम लोग देखते हैं, तो वो क्या है अपना, वो है अपना केन्जियन अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये क्या है, क्या है ये? तो केन्स जो थे, केन्स एक बहुत बड़े इकोनॉमिक्स थे, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स थे, ठीक है। उन्होंने एक थ्योरी दिया था कि केन्जियन अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। उन्होंने अपने ही नाम से एक दिया था थ्योरी, कि उनके हिसाब से ये था कि अगर मार्केट में डिमांड की कमी हो जाए, अगर मार्केट में जो बिजनेस है, जो मार्केट है, उसमें डिमांड कम हो जाएगा, तो क्या होगा, प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा, और प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगा। सिंपल सा बात है। इसलिए क्या बोलते हैं, केन्जियन अनएम्प्लॉयमेंट। एग्जाम्पल देखो, जैसे मान के चलो कि मान के चलो कि क्या बोलूं मैं, जैसे अभी कोविड हो गया ना। कोविड हुआ तो क्या हो गया, लॉकडाउन। अब जब लॉकडाउन हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि व्हीकल्स का, या बाइक का, या कार का, या कुछ ऐसा सामान जो कि हम लोग बाहर कर रहे हैं इस्तेमाल, उसका डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, क्योंकि लोग अंदर बंद है। और उसका डिमांड अगर कम हो जाएगा तो उसका प्रोडक्शन भी हो जाएगा बंद। क्यों? क्योंकि क्या फायदा बना के। चलो ये तो लॉकडाउन एक साल के लिए है, अगर कोई लंबा समय के लिए कुछ हो जाए, उसके समय क्या होगा, डिमांड उसका कम हो जाएगा। डिमांड कम हो जाएगा तो उसका प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो इंडस्ट्री में जो वर्कर्स है वो भी अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। कॉमन सेंस है, क्लियर है। ऐसे इसका मैं बहुत अच्छा एक और एग्जांपल में मेरे दिमाग में आ रहा है, कि जैसे कि मान लो कि कुछ आदमी हैं, कुछ कुछ वर्कर्स हैं जो कि हैंडक्राफ्ट बड़ा अच्छा बनाते हैं, हाथ से बड़ा अच्छा बनाते हैं क्राफ्ट्स वगैरह, ठीक है। या तुम समझ लो कि क्लोथ्स बनाते हैं हैंड, तो काफ़ी डिमांड में था, एक समय में काफ़ी डिमांड में है या था। लेकिन टेक्नोलॉजी के आने से लोग इसको लेना बंद कर दिए। अब वो क्या ले रहे हैं जो कि टेक्निकली सुपीरियर है। तो इससे क्या होगा, इससे इसका डिमांड कम हो जाएगा। तो जो वर्कर्स ये काम में एक्सपर्ट हैं, उनका तो काम अच्छा नहीं गया ना, तो ये अनएम्प्लॉयड होगा। तो यही है अपना केन्जियन अनएम्प्लॉयमेंट। मार्केट में डिमांड के साथ वो चेंज होता है। मतलब अच्छे से क्लियर है कि नहीं है? ओके। केन्जियन अनएम्प्लॉयमेंट के बाद हम लोग आते हैं किस पे, हम लोग आते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट पे। किस पे? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट ये क्या होता है? ये कुछ नहीं होता है, ये बेसिकली है कि अगर कोई आदमी ए है, वो कहीं जॉब कर रहा है। जैसे कोई आदमी ए है, वो किसी कंपनी में जॉब कर रहा है। अब वो इस कंपनी से जॉब छोड़ दिया, ये उसको दे दिया, रिजाइन दे दिया। अब वो दूसरी कंपनी खोजेगा ना, तो उसमें खोजने में जो टाइम लग रहा है, तो उस बीच तो वो अनएम्प्लॉयड है ना। मान के चलो कि
अचानक उसको यहाँ से अपने कंपनी छोड़ना पड़ा, मान के चलो, तो दूसरा कंपनी में जाने में उसको कुछ तो टाइम लगेगा खोजने में। हो सकता है कि कंपनी तुरंत मिल जाए, हो सकता है कि मिलने में टाइम लगे, हफ्ता लगे, दिन लग जाए बहुत। तो उस बीच जो अनएम्प्लॉयड रहेगा उसको क्या बोलते हैं? क्लियर है बात? आसानी है तो आगे बढ़े। उसके बाद क्या है? उसके बाद है टेक्नोलॉजिकल एम्प्लॉयमेंट। देखो ये क्या होता है, ये बात तो जाहिर सी बात है कि अगर टेक्नोलॉजी बहुत हाई होगा, जैसे अभी क्या आ रहा है, जैसे अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, अभी नैनो टेक्नोलॉजी आ गया है, अभी डेटा साइंस आ गया है, तो ये सब क्या है? ये सब बिल्कुल मॉडर्न टेक्निक्स है, रोबोट वगैरह जो भी हम लोग देखते हैं, एआई देखते हैं, तो ये सब क्या है? ये सब धीरे धीरे जो है, ये सब धीरे धीरे जो बाकी के जो इंडस्ट्रीज हैं जो कि मैनुअली काम करते हैं या जो कि इनसे थोड़ा कम सुपीरियर है वो काम करते हैं, उनको तो आसानी से कर देगा रिप्लेस। अब उनको कर देगा रिप्लेस, तो जो अनस्किल्ड वर्कर है, जिनके पास नॉलेज नहीं है इसका इसका इसका, तो वो तो हो जाएंगे ना बेरोजगार। होते भी हैं एक्चुअली, उसको क्या बोलते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर हो गया बात? अच्छा, वेरी गुड। ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जब आया था उस टाइम में बहुत लोग हुए थे ये अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि लोग को काम नहीं था मालूम। सब सिंपल सा चीज़ है, क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है। ओके, आई थिंक ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, 40 मिनट हो चुके हैं, तो हम इसको यहीं पे आज रोकते हैं। ऑप्शन नहीं है मेरे पास कुछ, और फिर हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में कल डालूंगा उसमें मैं अनएम्प्लॉयमेंट को पूरा एंड करूंगा। उसमें बेसिकली हम लोग करेंगे कि हम लोग कैसे करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट को, जैसे CDS हो गया, CWS हो गया, है ना, ये सब हो गया। तो ये टॉपिक था बट उसमें हमको लग जाएगा आधा घंटा, तो अभी मैं एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कर दूंगा कल। तो उसमें वो एंड करने के बाद जो है आई थिंक कि फिर एक क्लास और लगेगा जिसमें हम लोग पढ़ेंगे गरीबी, मतलब पॉवर्टी, तो वो हम लोग कर लेंगे नेक्स्ट क्लास, ठीक है? अभी इतना ही रखते हैं, काफ़ी लंबा हो गया। फिर हम लोग आगे मिलते हैं कल, इसमें हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट को पूरा एंड करेंगे और शुरू करेंगे पॉवर्टी, ठीक है? और कोई भी अगर डाउट है तो तुम मुझसे तो तुम लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप करके डाउट पूछ सकते हो, ठीक है? ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। कल मिलते हैं।